हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। सभी का स्वागत है और एक और अच्छा एक सेक्शन हम लोग करने जा रहे हैं और वो पूरी तरह से बेस्ड है एनसीईआरटीज पर, राइट। और कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे क्या आप एनसीईआरटीज कंप्लीट करवाएंगे? बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। सो इन डेप्थ एनसीईआरटीज पूरी तरह से आपको 11 AM पर मिलेगी, जिसमें से कई सारे कोर कॉन्सेप्ट तो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। अब हम लोग 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और उसके बाद 11th, 12th और उसमें क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उन सभी को यहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे, राइट। चलिए, तो उड़ान की टीम अपना पूरा काम कर रही है, लेकिन आपको भी अपना काम करना है कि अभी का भी लाइक का बटन दबा दीजिए और यदि बेल आइकन आपने इस चैनल का नहीं दबाया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों में सभी वीडियोस जरूर शेयर करा करो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अनअकैडमी कॉम्बैट आपके लिए लाए हैं अनअकैडमी के द्वारा। इट इज कंप्लीटली अ गेमिफाइड। जिस प्रकार आप पबजी फौजी खेलते हैं उसी प्रकार आपको 6 दिसंबर को एक बहुत ही शानदार एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको जैसे ही पहले आंसर का आप आंसर क्लिक करते हैं आपको पता चलेगा आपने कितने लोगों को पीछे छोड़ दिया। हजारों की संख्या में आपको यहां पर स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो डेफिनेटली आपको 6 दिसंबर 11 AM पर अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना है और पार्टिसिपेट करना है नेशनल लेवल के एग्जाम पर। और इस प्रकार का गेमिफाइड एग्जाम आई हैड नेवर सीन कि इस प्रकार का कोई भी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड किया होगा। तो हजारों की संख्या में एक साथ रियल टाइम पोजीशन रैंकिंग आपको क्लियर होगी। भारतवर्ष में आपका क्या रैंक है वो पता चलेगा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते और सभी का स्वागत है, राइट। तो आप लोगों को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर क्लिक करके एनरोल कर लीजिए, लेकिन एनरोल करने के लिए आपको आरपी सर 10 कोड की मदद से आप तुरंत एनरोल हो जाइए। अपने दोस्तों में भी एनरोल होने के बाद शेयर कर सकते हैं, कॉपी करके स्टेटस पर लगा दीजिए और आप अपने साथियों को बोल सकते कि भैया आजा, आज देखते हैं मैदाने जंग, तू जीतेगा या मैं, क्योंकि वहां होंगे आपके साथ हजारों स्टूडेंट्स। यस और नो? तो क्या यू ऑल आर रेडी फॉर 6 दिसंबर? तो इस दिन आप सभी को पार्टिसिपेट करना है, जिसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स वगैरह भी जीतेंगे। यस और नो? एक बार कंफर्म करके बताइए कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो रुद्रा गौतम इज माई नेम एंड यू कैन फॉलो मी ऑन दिस। आप में से जिसने भी मेरा निवार साइक्लोन का लेक्चर नहीं लिया है, टुडे 4 PM पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं साइक्लोन के एक एक बातों को इन डेप्थ कवर करने वाला हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। और 8 PM पर आज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का 17th लेक्चर पर हम आ चुके हैं। तो आप ये सभी मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर और ये मेरा रेफरल कोड है, जिसकी मदद से आप प्लस, आइकॉनिक और ऑप्शनल के कोर्सेज परचेस कर सकते हो। सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको इसी से मिलेगा, क्योंकि नॉट ओनली डिस्काउंट, एडिशनल बेनिफिट प्लस मेंटरशिप एंड गाइडेंस बाय मी। तो आपको मैं हमेशा गाइड करता रहूंगा, लेकिन यदि वाकई में आप सफलता चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स के कोर्सेज की आवश्यकता होगी और अनअकैडमी लेकर आता है जितने भी कोर्सेज हैं सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। फतह ए कॉम्बैट, तो बिल्कुल अनुज तिवारी ने आगाज कर दिया है। तो जंग की शुरुआत होने वाली है 6 दिसंबर 11 AM को। तो डू पार्टिसिपेट एंड अपने साथियों में शेयर कर देना। सोनू तिवारी जी जरूर होगा एनरोल, एक बार नीचे क्लिक करके जाइए, ऐप को अपडेट कर लीजिए, जरूर होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस कोड की मदद से आप यहां सभी पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपको सारी बातें यदि क्लियर हो गई हैं तो चलिए क्लास की ओर चलते हैं और यहां पर अब अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, विज्ञान की क्लास 6th पर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। सबसे पहले तो मैं आपको वो सब बता देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया था। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या क्या कवर करवा दिया, देख लीजिए। फर्स्ट वाला सेक्शन कवर्ड है, सेकंड कवर्ड है, थर्ड कवर्ड है, फोर्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और 5th लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, 5th लेक्चर भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे चारों ओर जो बहुत तेजी से परिवर्तन हो रहा है उसको पढ़ने वाले हैं 6th चैप्टर।
और 7th चैप्टर जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में जानेंगे और इस पर बहुत से प्रश्नों को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम लोग क्लास 6 का 6th चैप्टर और 7th चैप्टर पढ़ने वाले। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, वेरी गुड, आप पार्टिसिपेट करेंगे, बहुत बढ़िया। बिल्कुल तैयारी पर पुरजोर अपना जोर दे दीजिए। तो हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होता है वो हम लोग क्या देखते हैं कि बड़े मजे की बात है कि किसी भी वस्तु में परिवर्तन की कोई जादुई शक्ति अचानक, तो लगातार हम लोग परिवर्तन देखते हैं। जिस प्रकार से यहां पर आपको गुब्बारा दिख रहा है, तो गुब्बारे को फुलाने के लिए हम लोग एक गैस फूंक मारते हैं जिसे बोलते हैं विसरण। विसरण की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं। तो गुब्बारे का रंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। हम अलग अलग रंगों में परिवर्तन आसपास देखते हैं। तो यही सब जो परिवर्तन है, कई बार आपने देखा होगा खेतों में फसलें समय के अनुसार पत्तियों का रंग बदल जाता है, पेड़ पौधे सूखने लगते हैं और शाखों से पत्ते गिरने लगते हैं। पतझड़ का मौसम आता है, फिर सावन का मौसम आता है, फिर कहीं ना कहीं ये सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो ये सभी परिवर्तन देखे होंगे आपने अपने नाखून को बढ़ते हुए, बालों को बढ़ते हुए, शरीर को बढ़ते हुए। वहां पर कहीं ना कहीं हमारी जो पीयूष ग्रंथि है वो जिम्मेदार है हमारी हाइट को बढ़ाने में, हमारी ग्रोथ के लिए। प्रोटीन फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बहुत सारी चीजें आपने ये महसूस किया होगा कि आपका वेट, वजन बढ़ रहा है। तो ये सभी हमारे आसपास के परिवर्तन है। हम यदि किसी भी चीज को आसानी से गूंथकर आकार नया कर सकते, जैसे आपने देखा होगा आटे की लोई में परिवर्तन लाया जा सकता है, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हम कर सकते। तो यह सभी परिवर्तन, ये इतना ज्यादा चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ब्रीफ में मैं सारे डिटेल्स को यहां पर कवर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए आपको यहां पर कुछ परिवर्तन देखना है। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय, ये दो शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे लेक्चर में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और दूसरे को बोलते हैं इररिवर्सिबल। मतलब क्या हो गया, जो परिवर्तनीय है और अपरिवर्तनीय है, राइट, जो परिवर्तनीय है और अपरिवर्तनीय। तो आपने एक चीज जरूर सुनी होगी कि जब भी हम कोई भी केमिकल चेंज की बात करते हैं, रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं, तो वो अनुत्क्रमणीय होता है, इररिवर्सिबल होता है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन इररिवर्सिबल या अनुत्क्रमणीय कहलाता है। और कोई भी भौतिक, फिजिकल चेंज, ये सभी फिजिक्स केमिस्ट्री में आते हैं, फिजिकल चेंज, वो चेंज कैसा कहलाता है, रिवर्सिबल या फिर उत्क्रमणीय। मतलब ये कि यदि आपने बर्फ को पिघलते हुए देखा होगा तो उसने अपना रूप तो परिवर्तित कर दिया, लेकिन क्या उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, गुणधर्म में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ। तो आप बताइए, यदि कच्चे अंडे को हम उबाल देंगे तो यह एक उत्क्रमणीय प्रक्रिया है या अनुत्क्रमणीय? यदि कच्चे अंडे को उबाल दिया तो क्या वापस हम लोग वही कच्चा अंडा प्राप्त कर सकते हैं क्या? कभी नहीं। अब वो हमेशा सॉलिड रहने वाला है। तो उत्क्रमणीय का मतलब जो परिवर्तन टेम्परेरी हो, अनुत्क्रमणीय का मतलब जो परिवर्तन परमानेंट हो। तो यहां पर ये उत्क्रमणीय प्रक्रम नहीं है, कच्चे अंडे को उबालना अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, और सभी इररिवर्सिबल प्रोसेस को ही केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। एकदम क्लियर है। गाढ़े घोल से इडली का बनना, आप बताइए, इडली से क्या वापस गाढ़ा घोल प्राप्त किया जा सकता है? क्या बर्फ को ठंडा किया जाएगा तो और बर्फ बनेगी, गर्म किया जाएगा तो पानी, और गर्म किया जाएगा तो वाष्प? लेकिन क्या इन्हें परिवर्तन को वापस से अलग अलग अवस्थाएं प्राप्त की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। तो बर्फ से पानी का बनना, पानी से भाप का बनना, ये सभी उत्क्रमणीय हैं। जो टेम्परेरी परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय है। ठीक है। गीले कपड़े से सूखा कपड़ा, बिल्कुल ये उत्क्रमणीय प्रोसेस है, क्योंकि गीले से सूखा भी हो सकता है, कुछ देर में वापस गीला कर देंगे तो वो गीला हो गया। तो कहीं ना कहीं ये उत्क्रमणीय है। आगे, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, बताइए क्या हम एक बार स्वेटर बन गया
तो ऊन को वापस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये भी एक प्रकार का, हां ये भी एक प्रकार का उत्क्रमणीय परिवर्तन है। अनाज से बनाया गया आटा, तो क्या आटे से वापस अनाज प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, अनुत्क्रमणीय है, केमिकल परिवर्तन हो गया। यस और नो? आगे देखते हैं। ठंडे दूध से गर्म दूध, और क्या गर्म दूध से वापस ठंडा दूध प्राप्त किया जा सकता है? बिल्कुल, ठंडा दूध तो प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज मर चुके होंगे। तो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम या रिवर्सिबल प्रक्रम नहीं है, इरिवर्सिबल है, क्योंकि बहुत सारे गुणधर्म दूध के गर्म होने पर परिवर्तन हो जाते हैं, पानी में ये गुणधर्म परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या दूध से, जब आप फटे हुए दूध से पनीर प्राप्त करते हो, तो क्या वापस पनीर से दूध प्राप्त हो सकता है? नहीं। तो क्या यह उत्क्रमणीय या रिवर्सिबल प्रोसेस है, वापस से पुनः प्राप्त किया जा सकता है? नहीं। तो दूध से पनीर का प्राप्त होना उत्क्रमणीय प्रोसेस नहीं है, मतलब अनुत्क्रमणीय है। तो यह एक प्रकार का केमिकल चेंज कहलाएगा। क्या डेफिनेटली क्लियर होगी ये सारी बातें? गाय के गोबर से जो बायोगैस बन रही है, आप बताइए, जो बायोगैस, बायोगैस में कितने प्रतिशत मीथेन होती है दोस्तों? 60%। टोटल बायोगैस में 60% मीथेन गैस होती है। क्या मीथेन गैस से क्या आप वापस गोबर प्राप्त कर लेंगे? बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते, और इसीलिए यह भी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है वो केमिकल चेंज होता है। तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल ऑप्शन वाइज पूछे जाते हैं, कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है। तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। आगे चलते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा। तो लाइक वाइक करते चलो, डेली 11 AM पर आ जाया करो, क्योंकि एनसीईआरटी का कंप्लीट सेक्शन मैं आपको यहां कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, और पिघली हुई आइसक्रीम से वापस जमी हुई आइसक्रीम प्राप्त हो सकती है? बिल्कुल हां। तो यह एक परिवर्तनकारी उत्क्रमणीय प्रक्रम है, क्योंकि ठीक है, तो आपको केमिकल और फिजिकल चेंज भी इसकी मदद से बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। किसी न किसी लेक्चर में हम लोग केमिकल और फिजिकल चेंजेस को भी देखेंगे, है ना। अब देखिए, हम क्या होता है, कई बार औजार जो होते हैं उनमें एक लकड़ी का हत्था फंसा लेते हैं। साधारणतः वलय या आमाप का लकड़ी के हत्थे के घेरे हुए थोड़ा सा छोटा होता है, तो हत्थे का ये देखिए। और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि देखिए यहां पर जानबूझ के हम लोग नीचे वाले पार्ट को मोटा रखते हैं कि वो कभी निकल ना पाए इसमें से। तो लकड़ी के हत्थे पर लगे हुए औजार पहले क्या किए जाते हैं? गर्म किए जाते हैं। गर्म क्यों किए जाते हैं? ताकि इसका ये जो मोटा वाला पार्ट है वो पिघल, जब कोई चीज पिघलती है तो प्रसारित होती है। उस प्रसारित वाली चीज में यदि हम लोग इस प्रकार से इस वलय लकड़ी को इंसर्ट कर देंगे, तो उसके बाद में जब वो ठंडा होता है तो वो परमानेंट उसे पकड़ लेगा। यस और नो? ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर है, आपको एकदम क्लियर हो गई है। तो कहीं ना कहीं लकड़ी का जो हत्था है उसको गर्म करके उस वलय को क्या किया जाता है? उस हत्थे को आसानी से कर दिया जाता है। इसी प्रकार की चीज कुछ हम लोग बैलगाड़ी के पहिए में भी लोहे की रिम को कसने के लिए पहले गर्म करते हैं, है ना, छोटा भाग बना के, और फिर आसानी से किसी चीज को, ठीक है। तो यहां पर ये जो लोहे की ये पूरी रिम डाली जा रही है, जो कि क्या करेगा? लकड़ी को प्रोटेक्ट करेगा। तो इसको पहले गर्म किया जाता है ताकि पिघलने के कारण ऊष्मीय प्रसार का गुण, आपने ये सब सुना होगा आपने टर्म सुना होगा, ऊष्मीय प्रसार। यस और नो? ऊष्मीय प्रसार। तो ऊष्मीय प्रसार के कारण ही तो रेलवे ट्रैक्स जो होते हैं उनके बीच में जो जगह है उससे थोड़ा सा छोड़ा जाता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों में जब वो प्रसारित करेगा तो ऐसा ना हो कि ट्रैक बिखर जाए एक दूसरे पर दबाव लगाने के कारण। तो ऊष्मीय प्रवाह का गुण आपको जरूर याद रखना है। तो धातु रिम जड़ित बैलगाड़ी का पहिया, ये पॉइंट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब पहिए के किनारे को ऊपर से ठंडा पानी डालते हैं, जैसे ही किनारे पर ठंडा पानी डालते हैं थोड़ी देर में वो गर्म जो है ठंडा होकर उसमें जमना स्टार्ट कर देगा,
ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार आपने जलवाष्प को ठंडा होते हुए द्रव जल में परिवर्तित होते हुए ये सभी परिवर्तन देखे होंगे। बस इन्हीं परिवर्तन के ऊपर ये पूरा का पूरा सेक्शन है, राइट। आपने देखा होगा सड़क बनाने वाले, सड़क की मरम्मत करने वाले एक काले रंग का टार गर्म करते हैं और काले गर्म का, ताकि क्या हो जाए, ये जो टार है वो वहां पर परमानेंट जमने में मदद करे कंक्रीट को। इसीलिए हम लोग टार इत्यादि का प्रयोग करते हैं सड़कों को बनाने में भी, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपने देख लिए होंगे। अब देखिए एक और चीज देखिए, यहां पर हम लोग मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन उत्क्रमणीय किया जा सकता है क्या? क्या मोमबत्ती को वापस से उतना ही प्राप्त किया जा सकता है? क्या मोमबत्ती जो जल रही है, एक समय आएगा कि मोमबत्ती के जो इंपॉर्टेंट वसा हैं, फैट हैं, वो जलते जलते बर्न होते हुए खत्म हो जाते हैं, लेकिन वो मोम पिघलती हुई भी जाती है। तो कहीं ना कहीं मोमबत्ती जब गर्म होती रहती है तो उसकी क्षमता में कमी आती जाती है। तो कहीं ना कहीं ये अनुत्क्रमणीय प्रोसेस है, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। आपने एक चीज और देखी होगी कि जब भी हम लोग धूप बत्ती लगाते हैं तो कुछ पदार्थ बनाती है, राख बनाती है, और गैस विसरण के कारण, डिफ्यूजन के कारण पूरे के पूरे वातावरण में फैल जाती है। यस और नो? गैस पूरे के पूरे वातावरण में फैल जाती है, तो विसरण जरूर याद रखना, है ना। तो देखिए गैसों को हम देख तो नहीं पाते लेकिन महसूस तो करते हैं, और हमारे चारों ओर जो मन भावन सुगंध है वो विसरण का उदाहरण है, डिफ्यूजन का उदाहरण है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। अब देखिए, नमक को जल में घोला था, क्या परिवर्तन उत्क्रमणीय करना संभव है? बिल्कुल। यदि नमक को जल में घोला है और यदि पानी को इतना उबालेंगे कि पानी वाला पार्ट पूरा उबल जाए, तो कहीं ना कहीं हम लोग नमक पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो बिल्कुल पानी को घोलने में हुए परिवर्तन क्या उत्क्रमणित है? बिल्कुल, पुनः नमक को प्राप्त किया जा सकता है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग। तो यहां पर आपको ये सारी बातें क्लियर हो रही होगी। गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिला दी, दूध दही में परिवर्तित हो गया कुछ घंटों बाद। कौन से जीवाणु होते हैं वो बताइए, आप मुझे बताइए कौन से जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में जमाते हैं? लैक्टोबैसिलस। जहां कहीं भी लैक्टो शब्द आ जाए आप हमेशा याद रखेंगे, लैक्टो का मतलब होता है दुग्ध, लैक्टोजेनेसिस, दुग्ध बनने की प्रक्रिया, है ना। और लैक्टिक एसिड का मतलब क्या होता है? दूध में पाया जाने वाला अम्ल। तो जहां कहीं भी लैक्टिक शब्द आ जाए, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टोमीटर, हमेशा याद रखना इट इज समथिंग रिलेटेड टू दूध, मिल्क से रिलेटेड है। तो कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमणित है? क्या दही से पुनः दूध को पाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं पाया जा सकता। तो दूध से दही को फिर से कभी नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो अपने आप में ये उत्क्रमणित नहीं है। तो हम लोग विभाजित कर सकते हैं दो प्रकार के प्रक्रम, जो कि उत्क्रमणित है, जिनके रूप में परिवर्तन को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उन्हें उत्क्रमणीय रिवर्सिबल प्रक्रम कहते हैं। और सभी रिवर्सिबल प्रक्रम जो हैं एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन या फिर फिजिकल चेंज कहलाते हैं। और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जैसे केमिकल चेंज, एक बार हमने कागज को जलाया, राख बन गया, तो क्या वापस कागज प्राप्त कर सकते हैं? क्या दूध से वापस दही प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय है, इररिवर्सिबल। और उत्क्रमणीय का आपने एक और एग्जांपल क्या देखा? अभी जो हमने लोहे की रिम को लगाया, तो वो भी एक उत्क्रमणीय, क्योंकि जब गर्म करते हैं फैल जाता है, ऊष्मीय प्रसार के कारण पानी डालते ठंडा होकर बिल्कुल टाइट होकर जम जाता है। और इसी मदद से हम लोग जो औजार हैं उनमें आसानी से, है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलें। लैक्टिक एसिड बिल्कुल क्लियर है, तो आगे चलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको जो भी हमारे आसपास के परिवर्तन हैं, कई चीजों को ठंडा करते हैं तो संकुचित होता है। जो मैंने रेलवे के ट्रैक्स के बारे में बताया था, सर्दियों में संकुचित होंगे, गर्मियों में फैलने लगेंगे। वाष्पन भी अपने आप में एक परिवर्तन है, प्रसार भी, ऊष्मीय प्रसार, और गलन का मतलब गलनांक।
तो आपको इस पूरे चैप्टर में, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर भी लेंगे अभी इसी क्लास में, तो कुछ परिवर्तन उत्क्रमणित किए जा सकते हैं, कुछ को नहीं, मतलब कुछ रिवर्सिबल है, कुछ इररिवर्सिबल है ना, कुछ को पुनः उसी रूप में प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बर्फ, पानी, है ना, और वाष्प। ठीक है, चलिए। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके, आप याद रखना, किसी भी, मान लीजिए दूध है, दूध में थोड़ा सा पानी डाल दिया और दूध के अंदर हमने थोड़ा सा जामुन मिला दिया, तो दही तो बनेगा। तो क्या अब पानी को परिवर्तित किया जा सकता है जो हमने दूध के साथ पानी मिलाया था? नहीं। तो यदि हम कुछ पदार्थों में जिनमें केवल और केवल उत्क्रमणीय गुण है, रिवर्सिबल गुण है, यदि उनमें कुछ पदार्थ मिला देते हैं तो उनके परिवर्तन इररिवर्सिबल भी हो सकते हैं। क्या बात क्लियर है आपको? ये बात क्लियर है? चलें आगे चलें, है ना। मोमबत्ती एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन है, ध्यान से सुनना। ये यदि मोमबत्ती है तो मोमबत्ती के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट रसायन होते हैं, ये इसकी लॉ, तो लॉ तभी जल रही है क्योंकि इसमें कुछ केमिकल परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेस बन रही है। तो आप लोग जरूर देखते हैं कि मोम पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, यहां पर पिघलता जा रहा है, और हम उस मोम को बार बार यूज कर सकते हैं, लेकिन एक समय के बाद बिल्कुल यूज नहीं कर पाएंगे। सो जो मोमबत्ती का जलना है वो एक प्रकार का केमिकल चेंज है, इररिवर्सिबल, याद रखना, इररिवर्सिबल। एकदम क्लियर है बात मोमबत्ती वाली? चलिए, तो आपको सारे के सारे पॉइंट्स बड़े आसानी से इस चैप्टर में कवर हो गए होंगे। कई बार आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस जैसा उदाहरण तो बहुत ही बेहतरीन है, और हम इसमें एक बेहतरीन उदाहरण सीमेंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सीमेंट के अंदर दोस्तों जमने की दर को बढ़ाने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है। क्या होता है जिप्सम? CaSO4.2H2O, है ना, कैल्शियम सल्फेट और 2 जल के अणु, है ना, इसमें पाए जाते हैं। यह है जिप्सम। किसमें मिलाया जाता है? सीमेंट में। क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि जमने की दर को बढ़ा दे, है ना, है ना। और एल्यूमिना जो होता है वो सीमेंट की जमने की दर को कम करता है, जिप्सम जमने की दर को बढ़ाता है। तो ये भी जो परिवर्तन भौतिक रूप से होंगे उनकी गति को कम करने या बढ़ाने में ये मदद करते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। अब जिप्सम का ही प्रकार का एक पीओपी होता है। क्या होता है पीओपी? CaSO4.12H2O, एनहाइड्रेट। तो जब आधा जल का अणु हो, या फिर ये कह लीजिए 2CaSO4.1H2O, दो तो CaSO4 है, कैल्शियम सल्फेट, और एक H2O, तो वो पीओपी है। तो जब हम लोग लिपाई करते हैं तो लिक्विड अवस्था में होता है, लेकिन जमने के बाद हार्ड हो जाता है। तो अपने आप में क्या है ये? क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस को पुनः हम लोग तरल में प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉन्ड जुड़ गए होंगे। तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। तो उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम आपको सारे क्लियर हो गए होंगे आई थिंक। ठीक है, चले आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग बिल्कुल कहां किया जाता है? यहां पर किया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर आपका एक क्लियर हो गया है। मतलब अब तक हमने क्या देखा? 6th चैप्टर एनसीईआरटी का आसानी से चारों ओर के परिवर्तन, उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, इररिवर्सिबल, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, इन सभी को पढ़ लिया है। तो अब हम लोग 6th चैप्टर को खत्म कर चुके हैं, 7th चैप्टर पर आ जाते हैं। तो लीजिए 7th चैप्टर पर भी आ गए। पौधों को जानिए, ये है चैप्टर आपका। अब पौधों को जान लेते हैं, पौधों के बारे में बेसिक पार्ट कर लेते हैं। आपको यह व्यक्ति दिखाई दे रहा होगा, पेड़ से चिपका हुआ है, प्यार स्नेह बतला रहा है। और प्रकृति भ्रमण भी हमारी जिंदगी में आवश्यक है, क्योंकि यही वो एकमात्र जगह है जो पूरे इस ब्रह्मांड में अब तक ज्ञात सोर्सेस के अनुसार हमने कोई भी अन्य ग्रह प्राप्त नहीं किया है जहां पर जीवन हो। इस प्रकार का जीवन केवल और केवल इस एकमात्र पृथ्वी पर है। और यदि हम सोचें कि कल को हमारी मानव बस्तियों को किसी और ग्रह पर बसा लेंगे, तो वहां पर आने वाली समस्याएं
हमारे फिजिकल केमिकल चेंज, इतनी भयंकर सोलर विकिरणें, उनमें हम जी नहीं पाएंगे। हमें पता नहीं कौन कौन से एनवायरनमेंट को क्रिएट करना होगा। यस और नो? तो दोस्तों ये जो बालक है बड़ा स्नेह दिखा रहा है, हमें भी प्रकृति के प्रति स्नेह दिखाना चाहिए और ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। इसी प्रकार का चिपको आंदोलन भी आपने देखा होगा, अमृता देवी। यस और नो? अमृता देवी का नाम याद आ रहा होगा आपको। खेजड़ली वाले आंदोलन भी आपको याद आ रहे होंगे। तो चलिए, तो हम लोग अब प्रकृति के बारे में पढ़ लेते हैं। और हमेशा पेड़ जो हैं वो हमारे मित्र ही रहे हैं, राइट? हमेशा मदद की है। पता नहीं कितनी वैल्यूएबल चीजें हैं। पेड़ कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, जड़ें होती हैं, फ्लोएम, जाइलम, ये सब बात। पौधे कितने प्रकार के होते हैं? शाख, झाड़ी, या फिर है ना, तो प्लांट, है ना, हर्ब कह सकते हैं, शाख, श्रब और ट्री। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अलग अलग होते हैं, राइट? तो आगे देखते हैं। तो उन पौधों के तो देखिए, कुछ आपसे कम लंबे हैं, कुछ आपकी हाइट के बराबर और कुछ तो आपसे भी बड़े होते हैं। और तने को स्पर्श करने पर यह भी पता चलता है कि कुछ पेड़ों का तना कोमल होता है, कुछ का कठोर होता है, कुछ का इतना कोमल होता है और उनके पास साथ में टेंड्रिल्स पाए जाते हैं। टेंड्रिल्स, तो टेंड्रिल्स किन पादपों में होती है? जिनमें लताएं हैं, वाइन्स हैं, है ना, बेल हैं, उनमें टेंड्रिल पाया जाता है, जो अपनी टेंड्रिल की मदद से ऊपर चढ़ती चली जाती है। तो यहां पर भी 2 पॉइंट आते हैं कि पादप में 2 चीजें तो पता ही नहीं। एक होता है क्लाइंबर और दूसरा होता है क्रीपर। क्रीपर जो केवल जमीन पर फैलती चली जाए। क्लाइंबर क्या होती है? मनी प्लांट, जो हाइट पर जाता चला जाए। हर्ब, श्रब एंड ट्री, बिल्कुल सही है। खेजड़ी आंदोलन, राजस्थान वाला, खेजड़ली गांव जोधपुर में पड़ता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। अमृता देवी का नाम आपको जरूर याद आ रहा होगा। अमृता देवी ही लीडरशिप में थी, कितनों को पता है? 1773 का यह आंदोलन, 1773 का यह आंदोलन, जब अमृता देवी और उनके सभी 400 कैंडिडेट पेड़ पर चिपक गए थे और खेजड़ी के उन पेड़ों को उनके समेत काट दिया गया था। जब एक राजा ने आदेश दिया था कि ये सभी पेड़ कट जाने चाहिए, तो इतना प्यार था उन लोगों को कि वो पेड़ों से चिपक गए थे और उनको भी पेड़ों के साथ काट दिया गया था। ठीक है। अमर बेल को कसकटा भी कहते हैं और हमारे सामने मेरे एक बहुत ही अजीज मित्र भी आ गए हैं, निर्मल परमार जी। और निर्मल जी आपका स्वागत है, निर्मल जी भी आ चुके हैं, वेलकम यू। तो वो पूछ रहे हैं अमर बेल क्या होती है। अमर बेल एक कसकटा, इंग्लिश में अमर बेल को कसकटा कहते हैं, जो दूसरे सभी पादपों को चूस लेती है और उनके पोषण को वह प्राप्त कर लेती है। राइट, वेरी गुड। तो क्रीपर का उदाहरण ककंबर, बिल्कुल, ककड़ी, खीरा, इसके अलावा तरबूज, लौकी, ये सभी होता है। राइट, ये सभी होता है। ठीक है, और है ना, ये सारी बातें क्लियर। तो 1773 का अमृता देवी का आंदोलन और उसके बाद में उत्तराखंड में सुंदर लाल बहुगुणे द्वारा जो चिपको आंदोलन मूवमेंट है ना, चिपको आंदोलन। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि कौन से व्यक्ति थे। दक्षिण भारत में भी इसी प्रकार का एक आंदोलन हुआ था। एनीवन कैन गिव मी द नेम, है ना। आज जरूर पढ़ना क्योंकि हिस्ट्री से रिलेटेड है। चिपको आंदोलन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप में से कितने लोग जानते हैं एपिको आंदोलन के बारे में? जल्दी से बता दीजिए। एपिको आंदोलन, आज आपको चिपको और एपिको दोनों पढ़ने हैं, यस और नो। परजीवी है अमरबेल, पैरासाइट प्लांट है, पोषण खा जाता है पूरा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखिए टमाटर, टमाटर हमसे हाइट में बहुत छोटा होता है ना, बिल्कुल इतना सा साइज का होता है टमाटर। आम तो एक बड़ा वृक्ष है। नींबू, नींबू थोड़ा सा बड़ा होता है हमसे ना, कांटेदार होता है, यस और नो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अमरबेल को कसकटा कहते हैं। यूपीएससी में एक बार इस पर प्रश्न भी आया था। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आपको ये 3 पेड़ दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला है ये, इस लेवल का जो प्लांट होता है वो शाक। नींबू एक प्रकार की झाड़ी जैसा पेड़ है
और प्लांट सबसे बड़े होते हैं। तो ये 3 पॉइंट तो आपको खत्म बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। हिस्ट्री बहुत खराब है, अच्छी कर लो, हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है सभी चीजों की। तो शाख, झाड़ी और वृक्ष आपको डायग्राम में दिखाए गए हैं। ये है शाख, ये है झाड़ी और ये है वृक्ष। यस और नो? उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चलाया गया था। वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कई बार आपको एक टर्म और सुनाई देती है जिन्हें हम बोलते हैं खरपतवार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वीड। तो जो खरपतवार होती है उनके लिए आपने वीडीसाइड्स का भी नाम सुना होगा। वीडीसाइड्स कुछ ऐसी खरपतवार होती हैं जो गेहूं, चावल, सरसों के साथ उग जाती हैं और जो मेन हमारी जो प्लांट क्रॉप है उसका पोषण जमीन से ये सक कर लेती है, चूस लेती है, सारा का सारा ये यूटिलाइज कर लेती है। तो हम कुछ केमिकल्स का प्रयोग करते हैं, उन्हें वीडीसाइड्स कहते हैं। खरपतवार को या तो मैन्युअली हाथ से या फिर हम लोग केमिकल की मदद से खत्म कर सकते हैं। यस और नो? एकदम क्लियर? यस, बहुत बढ़िया। तो गुलाब, गुड़हल श्रब है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। गुलाब और गुड़हल भी श्रब है, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आप, है ना? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। तो अब बात आ रही है तने के ऊपर। तो यहां पर देखिए कुछ पौधों की शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता, इन्हें झाड़ी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन देख लीजिए कि तने के आधार, ये तना जो है ना दोस्तों, तने के नीचे से ही निकलना शुरू हो जाती है। ऐसे ऐसे दिखाऊं एक एग्जांपल, झाड़ी का एग्जांपल देख लीजिए। नीचे से ही शुरुआत हो गई है, राइट? नीचे से ही शुरुआत हो गई है ना? और तना कंपैरेटिवली कोमल, ज्यादा, बहुत तना कठोर होता है परंतु बहुत अधिक मोटा नहीं होता। कठोर तो होता है बहुत, तो यही झाड़ी कहलाती है। तो झाड़ी आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। यस और नो? दूसरा पॉइंट आ रहा है शाख। तो शाख को भी हम देख लेते हैं। हरे और कोमल तने वाले जो पौधे होते हैं जिनका कमजोर तना है, ऐसा इस प्रकार का जो तना है वो कमजोर तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं, हर्ब्स कहलाते हैं। और जब हम लोग वो पौधे जो बहुत ऊंचे हैं, जिनका स्टेम, तना बहुत सुदृढ़ और गहरे भूरे रंग का होता है ना? शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर, देखिए शाखाएं भूमि से बहुत अधिक ऊंचाइयों पर आती है, तो यह पादप या वृक्ष कहलाता है। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, इन्हें वृक्ष कहते हैं। अब देखिए वृक्ष के अंदर आपने एक नाम सुना होगा, उसका नाम क्या है ना? आप में से कौन लोग बताएगा कि वृक्षों की जो रिंग्स, वलय होती हैं, जब भी किसी पेड़ को काटा जाता है तो उसकी रिंग या वलय के आधार पर पेड़ों की आयु का भी पता लगाया जा सकता है। तो यह टर्म कहां यूज होती है? डेंड्रोक्रोनो, CHRONO, क्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी शब्द कभी आ जाए आपके सामने, क्या मतलब है? डेंड्रो का मतलब होता है DENDRO, मतलब पौधा। क्रोनो का मतलब समय, लॉजी का मतलब अध्ययन। पेड़ को काटने पर जो अलग अलग रिंग या वलय हैं उसके आधार पर पेड़ों की आयु को ज्ञात किया जा सकता है। दिस इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। एकदम क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, तने के बारे में, सुदृढ़ है, एक्सेट्रा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो तना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है शाख, झाड़ी या फिर पेड़ को, वृक्ष को अलग अलग करने में। तो तना क्या है? तना कंपैरेटिवली, और आपने कुछ लताएं भी देखी होंगी, कुछ तो बहुत कमजोर तने की होती हैं जो पौधे सीधे भी खड़े नहीं हो सकते, वो विसर्पी लताएं होती हैं। तो जो ऊपर चढ़ती चली जाएं, जिनके अपने आप में इस प्रकार के टेंड्रिल्स होते हैं जो दीवारों को पकड़ती हुई ऊपर चढ़ जाती है, वह कहलाती है क्लाइंबर। क्लाइंबर, तो क्लाइंबर का उदाहरण मनी प्लांट। और क्रीपर, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सभी क्रीपर के उदाहरण हैं। पेड़ की एज का अध्ययन उसकी वलयों के आधार पर, वही डेंड्रोक्रोनोलॉजी है। तो इस प्रकार से आसपास में आरोही क्रम में ये लगातार ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। एकदम क्लियर? एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो तने से जल ऊपर भी चढ़ता है, आपको पता ही है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, मान लीजिए ये कोई पेड़ है और ये इसका तना है, राइट, ये इसका तना वाला भाग है। आपको पता है जो जाइलम होते हैं, जाइलम जो पानी को ऊपर लेकर जाते हैं, वो बिल्कुल पेड़ों की जो तने होते हैं उनकी जो बाह्य दीवारी के बिल्कुल बाहर वाले भाग में होते हैं। और जो फ्लोएम होते हैं, जो भोजन को, फूड को ऊपर नीचे दोनों तरफ ले जाते हैं, वो फ्लोएम वो तने के बीच में होते हैं। तो जब भी हम किसी वृक्ष के दो किनारे को मान लीजिए ऐसे काट दिया और ऐसे काट दिया, पेड़ अभी भी जिंदा है, केवल इसको काट दिया, तो कहीं ना कहीं जल की आपूर्ति ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी और वो पेड़ सूख जाएगा। इससे हमें क्या पता चलता है कि जाइलम तने के किनारे वाले भाग में होते हैं। जाइलम्स कहां होते हैं? तने के किनारे वाले भाग में होते हैं और पानी कभी भी ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। ये बात क्लियर? चलिए, तो इस क्रियाकलाप को देखते हुए तने से जल ऊपर चढ़ता है। संवहन, इन्हें संवहनी ऊतक, वेस्क्यूलर टिश्यू भी कहते हैं। वेस्क्यूलर क्यों? क्योंकि पानी, खनिज, लवण पदार्थ ऊपर नीचे जा रहे हैं, फ्लोएम, जाइलम, इनकी मदद से। यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोग पत्तियों के बारे में भी पढ़ेंगे। जल और खनिज तने की पत्तियों और नलिकाओं द्वारा पत्तियों तथा पौधे के अन्य भाग तक पहुंचाए जाते हैं। किसकी मदद से? जड़ों के अंदर कैपिलरीज, केशिकाएं होती हैं, पतली पतली नलिकाएं होती हैं और वो इतनी पतली होती हैं कि गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, आप बोलेंगे सर कोई बहुत चीज हल्की है उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता, ये क्या बात हुई? बिल्कुल, आप देखिए हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं होने के कारण ही तो वायुमंडल में सबसे ऊपर हल्की गैस के रूप में रहता है। भारी गैसें हमेशा नीचे होती हैं। तो कोई चीज बहुत पतली हो उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है ना, ट्रांसपायरेशन प्रक्रिया की मदद से पानी पत्तियों तक पहुंच जाता है। जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, जितना ज्यादा ट्रांसपायरेशन होगा, वाष्पोत्सर्जन होगा, उतना ज्यादा जड़ों से पानी पत्तियों तक पहुंच रहा है। जितना तेजी से पानी पहुंच रहा है, जितना तेजी से वह पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा है, वह पेड़ की ग्रोथ इसीलिए तेज दिखाई देगी। तो जब भी कहीं ज्यादा गर्मी पड़ती है और ज्यादा बरसात होती है तो वो पेड़ कई गुना तेजी से बढ़ जाते हैं। उसका बेस्ट उदाहरण है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन या उष्ण कटिबंधीय वन, जहां पर गर्मी ज्यादा पड़ती है और पेड़ कई गुना बढ़ जाते हैं। यस और नो? एकदम क्लियर। एक बेहतरीन उदाहरण बताता हूं। कभी भी आप देखना, आपके एरिया में 3-4 दिन बहुत अच्छी बरसात हो गई और उसके बाद बहुत तेज धूप आ गई, फिर 3-4 दिन बरसात हो गई, फिर कुछ दिन धूप है। आप देखेंगे पेड़ पौधों की जो ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ गई, क्योंकि बरसात तो गर्मी के दिनों में होती है और जब ये बादल चले जाते हैं द ट्रांसपायरेशन, पानी का वाष्पोत्सर्जन बहुत तेज बढ़ जाता है और इसीलिए पेड़ों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है। इसका मतलब बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि भारी है इसीलिए जमीन के पास में रहती है। यही तो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट यही समझना था, राइट? चलिए, तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। देखिए यहां पर देखिए, इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यदि हम लोग शाही वाला पानी डालेंगे ना तो थोड़ा सा नीला सा कलर हमें पत्तियों पर भी दिखाई देगा पादप की। एकदम क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। पत्ती की जो पीछे की डंठल होती है उसे पर्णवृत्त कहते हैं और ये पटल होता है। पत्तियों में भी अपना क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट यह बनाता है और पादप में पूरे में सप्लाई करता है। तो यदि पत्ती में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है, उसका पता हम लोग आयोडीन युक्त घोल से कर लेते हैं। तो आयोडीन से यह काला रंग दे दे, इसका मतलब यह है कि पत्ती में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है। तो पत्ती का जो हरा चपटा भाग होता है जो हमें बड़ा दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? फलक कहते हैं, है ना, फलक उसे कहते हैं। और सभी पत्तियां पर्णवर्त से जुड़ी होती हैं,
मजबूती पूर्वक जुड़ी होती हैं। एक समय ऐसा आता है, आप में से कितने लोगों ने एक हार्मोन का नाम सुना है? आप मुझे कंफर्म कीजिए, एक बात कंफर्म कीजिए कि आप में से कितनों ने इस हार्मोन का नाम सुना है। इसका नाम है एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल पादपों में पाए जाने वाला एक हार्मोन है। अब यह बताइए कि वो इनहिबिटर पादपों की ग्रोथ को रोकने का काम करता है या बढ़ाने का? पादपों की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। पर्णवर्त से जो पत्तियां टूटती हैं जब ये है ना, तो वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को रोकने का काम करता है एब्सिसिक अम्ल। याद रखना ये बात, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार से शिरा विन्यास हम पत्तियों का बिल्कुल, और पत्तियों में भी आपने देखा होगा अंदर अंदर पतली पतली नलिकाएं होती है। जिस प्रकार मानव में आर्टरीज एंड वीन्स, मानव के अंदर शिराएं और धमनियां हैं, उसी तरह से पत्तियों में भी पतली पतली नलिकाएं जहां पर लगातार, ठीक है, चलिए, रोकने का काम करता है। बहुत बढ़िया, एब्सिसिक अम्ल जरूर याद रखना। पर्णव्रत आपको क्लियर हो गया, फलक आपको क्लियर हो गया, और जो शिरा विन्यास है, जो ये पत्ती को नीचे दबाकर इन्होंने ये जो इस प्रकार कर रहे हैं, तो उससे पूरी पत्ती का एक डिजाइन डायग्राम पता चल जाएगा। अलग अलग पत्तियों के जो शिरा विन्यास होते हैं, देख लीजिए ये शिरा विन्यास है इस पत्ती का, ये जो पूरा है ना, ये इस तरह से खुल रहा है, तो यहां पर पोषण पहुंच रहा है, राइट? यहां सभी जगह क्लोरोफिल है। तो समांतर जो शिराएं रेखाएं हैं वो समांतर शिरा विन्यास कहलाते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों में भिन्न भिन्न प्रकार के शिरा विन्यास होते हैं। अलग अलग पत्तियों में अलग अलग प्रकार के शिरा विन्यास होते हैं। तो पत्ती का कार्य क्या है? मेनली पत्ती का कार्य यह है कि धूप की उपस्थिति में पत्तियों में पाया जाने वाला क्लोरोफिल, वह जो है पादपों के लिए ऊर्जा या पोषण बनाने का काम करता है, राइट? चलिए, तो यहां पर आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह कि यदि एक इंपॉर्टेंट आपने प्रेक्षण देखा होगा कि यदि कोई छोटा पौधा है, मान लीजिए टमाटर का ही ले लीजिए, उसके चारों ओर हमने पन्नी बांध दी, हम देखेंगे कुछ दिनों बाद इस पन्नी की अंदर वाली भीतरी सतह पर छोटी छोटी बूंदें आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ज्यादा गर्मी पड़ती है तो उस समय पर पौधे अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पतली पतली नलिकाओं की मदद से जड़ों से कोश पत्तियों तक पानी पहुंचाने के लिए वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया को करते हैं। जिब्रेलिन बिल्कुल ग्रोथ हार्मोन है, वेरी गुड, जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन है ना, बिल्कुल सही है। ऑक्सिन हार्मोन भी तो पाया जाता है, एब्सिसिक्स, जिब्रेलिन, ऑक्सिन हार्मोन। बहुत बढ़िया पार्टिसिपेशन आप लोगों का, गुड। तो आयोडीन विलयन से हम लोग पता कर सकते हैं कि पत्ती में कितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है, ठीक है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पत्ती में क्या है, तो पत्ती में क्या है, तो पत्ती में यदि इस पत्ती को हम लोग आयोडीन के परीक्षण करते हैं तो पत्ती में जहां जहां काला भाग दिखाई देता है, डार्क ब्लैक हो जाए, वहां पर इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। तो आयोडीन की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पत्ती में पाए जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा को पता कर सकते हैं। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लूकोज का परीक्षण, कि किसी में कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, किसके परीक्षण से पता किया जा सकता है? आप क्या बताएंगे? आयोडीन का परीक्षण होता है उसमें, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए, ऑक्सिन हार्मोन ग्रोथ में काम करता है, पादपों को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण, अभी आने वाली क्लासेस में ये सब आएगा, जहां पर मैं आपको एक्चुअल में बताऊंगा पादप दो तरह से बढ़ते हैं। एक तो तने से भी साइज बढ़ रही है, एक हाइट भी बढ़ रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, अभी आप जस्ट वेट एंड वॉच। 7th और 8th की क्लास में जब हम पढ़ रहे होंगे तब ये सभी बातें कवर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को सारी को कवर करवाना है, तो देखते चलते हैं। चलिए, यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है। तो पत्तियों में कितना मंड या स्टार्च है, आयोडीन की मदद से पता चल जाता है, ठीक है। चलो, तो आपको यहां पर सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और इस प्रकार से पत्ती जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाती है,
पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन के रूप में होता है। तने और पत्ती पर जल कैसे आता है, वो सब जड़ों से आता है, वो सब आपको पता ही है। चलिए, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी हम लोग यहां कवर कर लेंगे। तो बगीचे के किसी खरपतवार के एक जैसे दो सावधानी पूर्वक उखाड़िए और ध्यान से देखिए। जब आप देखेंगे तो किसी भी पेड़ की जो नीचे नीचे की जो जड़ें हैं वो पूरी तरह से, कुछ की तो होती हैं फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट मतलब कि जो जड़ें हैं वो अपने आप में धागे नुमा संरचना है, और ये जो पतली पतली जड़ें हैं ना, वो एक तो मिट्टी को, अपरदन को रोकने का भी काम करता है, क्योंकि ये जड़ें पकड़ के रखती हैं, और मृदा में से लगातार इंपॉर्टेंट पोषक पदार्थ, इसके अलावा जल और न्यूट्रिशन साइकिल को पेड़ों को पहुंचाने का काम करता है। एकदम क्लियर। चलिए, तो खरपतवार को गमले में डालकर लगा लीजिए और देखिए दूसरे पौधे की जड़ को काट दीजिए। आप देखेंगे कि यदि ये जड़ें, इस वाले पौधे की जड़ें ही काट दी, आपने कई बार डायलॉग सुना है, आपने अपनी जिंदगी में, राजनीति में कई बार डायलॉग सुना है, मैंने तो उसकी सारी जड़ें ही काट दी। इसका मतलब क्या है, जहां से वो पोषण प्राप्त करता था, जहां से वो मिनरल और जल लेगा, उसी को खत्म कर दिया। कुछ ही दिनों में ये बी वाला पादप आपको मुरझाता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए यदि आपके बेसिक या आधारभूत कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपकी जड़ें कटी हुई हैं, और इसीलिए आपको सभी एनसीईआरटीज को पढ़ना सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आपको भाषा के ऊपर कंट्रोल भी प्राप्त होता है। यस और नो कंफर्म कीजिए, है ना। क्ले फॉर्मेशन एंड न्यूट्रिएंट, बिल्कुल, ये पेड़ पौधे क्ले फॉर्मेशन में भी मदद करते हैं। जब ये खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, पत्तियां जब टूट कर गिरती हैं, तो ऊपर वाला जो ह्यूमस का इंपॉर्टेंट लेयर है उसको बनाने का भी काम ये करते हैं। यस और नो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से कई बार आपने बीजों से अंकुरित होते हुए भी देखा होगा, जिसको इंग्लिश में स्प्राउटिंग कहते हैं, स्प्राउटिंग, है ना। और आपने कई बार कोई भी नया पौधा यदि जमीन से खिलने ही लग रहा है, उसको इंग्लिश में कहते हैं सैपलिंग। सैपलिंग, तो कोई नया पौधा उग रहा है वो होता है सैपलिंग, अंकुरण। और स्प्राउटेड, हमें हमेशा सजेशन दिया जाता है कि सुबह हम लोग यदि ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हम लोग यदि नाश्ता कर रहे हैं, तो हमें अंकुरित अनाज को खाना चाहिए, क्योंकि उन जड़ों में इतना पोषण होता है। और वो अंकुरित अनाज आप कैसे पैदा कर सकते हैं, या तो सोयाबीन, या फिर मूंग, या फिर चना, इनको थोड़ी देर पानी में डालने के बाद में और कपड़े के अंदर रख दिया जाएगा, तो इनमें से अपने आप ये अंकुरण उत्पन्न हो जाता है, और यह अंकुरण हमें एक पूर्ण न्यूट्रिएंट डाइट देते हैं। तो आप में से कितने लोग अब परिवार को यह बोलने वाले हैं कि हमें स्प्राउटेड खाना ही चाहिए, अंकुरित अनाज ही चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उन्नत किस्म का होता है। कितने लोग इसका प्रयोग करते हैं, एक बार कंफर्म कर दीजिए कमेंट में कि हाँ सर, हम लोग स्प्राउटेड चीजें जरूर खाते हैं। लेट मी कंफर्म, एक बार कंफर्म कर दीजिए, मैं देखता हूं आपके आंसर्स, कौन कौन अच्छे कैंडिडेट हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, हम पौधे को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल सकते, पूरे चारों ओर की मिट्टी को खोदना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी को वो मजबूती से पकड़ कर रखता है, और इसीलिए मिट्टी में पौधा एक स्थिरक के रूप में काम करता है। मूंग, चना और सोयाबीन स्प्राउटेड चीजें खानी चाहिए, आपको एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी पर भी ले जाएंगी। साथ ही साथ आप ऑर्गेनिक चीजें खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी क्षमताएं एक नेचुरल चीज पे जाएंगी। यस और नो। तो आपको और कुछ बातें ये भी बताइए कि क्या चना और मक्के की जड़ों में समानता है, वे एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, किसी भी दो पादप के बारे में यह पता करना है कि वो मोनोकॉट है या डाइकॉट है, एंजियोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म है, मतलब आवर्त बीजी है और अनावर्त बीजी है, एकल पत्र बीजी है या द्विपत्र बीजी है, तो हम इसे भी जड़ों की सहायता से पता कर सकते हैं। एकदम क्लियर है, यह बात आपके समझ में आई कि, तो देख लीजिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा दो प्रकार की जड़ें दिखाई दे रही, तो यहां पर ये मोनोकॉट है, जो आपका
मक्का है वो मोनोकॉट है, और ये जो होता है चना वो डाइकॉट है, द्विपत्र बीजी, एक पत्र बीजी, है ना। तो खुले मैदान में खरपतवार, तो यहां पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है, कुछ जड़ें होती हैं मूसला जड़ें, बहुत इंपॉर्टेंट, मुख्य जड़ मूसला जड़ कहते हैं जो मेन बड़ी मोटी जड़ है, और छोटी छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जैसे इस पौधे के अंदर ए डायग्राम में देखिए आप, जो मोटी जा रही है बीच में से ये वाली, ये है मूसला जड़, और इसके पास ये जो फाइबर्स हैं, फाइब्रस रूट, तो ये है ना मूसला जड़ है, और इसके आसपास और ये जो कुछ है, और ये जो कुछ है ये रेशेदार जड़ें हैं। रेशेदार जड़ें मतलब ये फाइब्रस हैं। तो कुछ पौधों की जड़ें फाइब्रस होती हैं और कुछ की रेशेदार होती है। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। तो जो रेशेदार हैं उसको झकड़ा जड़ें भी कहते हैं या रेशेदार जड़ें भी कहते हैं, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चना डाइकॉट है और मक्का मोनोकॉट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दे रहे हैं, गुड। तो रेशेदार जड़ वाले जो पौधों को बी में रखिए और समूह ए की पत्तियों को, और आप बहुत सारे, और ये देखेंगे कि उनकी पत्तियां भी उसी प्रकार के रूप में होती है। मूसला जड़ों वाली अलग होती हैं पत्तियां, उनमें एक लाइन होती है, और जो फाइब्रस रूट होती है उनकी पत्तियां भी उस प्रकार की होती है, क्योंकि उनके आपस में जो लाइंस कनेक्टेड है वो भी उसी प्रकार की दिखाई देती हैं। एकदम क्लियर। तो इस प्रकार से आपको शिराविन्यास, जो पत्तियों के अंदर जो शिराविन्यास होता है जिस प्रकार का डायग्राम है, और जो जड़ों के अंदर शिराविन्यास है वो बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। और ये अलग अलग प्रकार की जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं, तने और जल तथा खनिज पत्ती एवं पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाती हैं, और पत्तियां भोजन का संश्लेषित करती हैं। भोजन तने से होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता रहता है। कहां कहां पर? इसे बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। कितने लोगों ने टर्म सुना है, जल्दी बता दीजिए। ल्यूकोप्लास्ट, मैंने ये कंप्लीट टॉपिक मेरे कोशिका वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है अवर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट के 3 भाग होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट और इलियोप्लास्ट। एक बार फिर सुनिए, ल्यूकोप्लास्ट जहां पर पौधे की समस्त प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा संचित रहती है, वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरोप्लास्ट में प्रोटीन एंड एल्यूरोप्लास्ट में वसा, ये तीनों सारी चीजें, ठीक है। तो ग्रास जो होती है, घास, वो नॉर्मली फाइब्रस रूट कहलाती है, ठीक है, लेटरल, बिल्कुल ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टोपियोका आदि हम खाते हैं। तो हम कौन कौन सी जड़ों वाले पौधे खाते हैं? गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम और टेपियोका, ये हम खाते हैं। आलू, शकरकंद, है ना। आलू क्या है? आलू अपने आप में एक तना है, याद रखना, आलू एक तना है, और यहां पर भोजन भंडारित रहता है इन ल्यूकोप्लास्ट में, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा संचित रहते हैं। एकदम क्लियर, ठीक है। चलिए, अब बात आ रही है पुष्प की। तो पुष्प आपने देखे होंगे, रंग बिरंगे अलग अलग कलर के होते हैं। आपने घास, गेहूं, मक्का, आम इत्यादि पर भी छोटे छोटे पुष्प खिले हुए देखे होंगे, यस और नो, इस प्रकार के पुष्प भी हैं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि पत्ती विहीन शाखाएं, और यहां पर पत्ती सहित शाखाएं, है ना। ये पत्ती विहीन है, इसमें कुछ नहीं है, पत्ती सहित, और पत्ती और पुष्प दोनों ही इस प्रकार के, तो तीनों प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहां पर आपको कुछ पुष्प कलिकाएं, बर्ड्स, जैसे धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, इन सभी में आपने, है ना, आपने देखा होगा कि इसमें फूल पाए जाते हैं, और इनको जो ये सपोर्ट करता है ना, इनकी पंखुड़ियों को, उसको बोलते हैं बाह्य दल, और पंखुड़ियां तो आपको पता ही है, पेटल्स के नाम से जानी जाती हैं, राइट। तो खिले हुए पुष्प में आपको पंखुड़ियां दिखाई देती हैं, बाह्य दल इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और अलग अलग में बाह्य दल की संख्या अलग अलग होती है, जो एक्चुअल में
एक तरह से पुष्प को बिखरने से बचाता है ना। बाह्यदल और पंखुड़ियों का रंग अलग अलग होता है। जो भी पंखुड़ियां बैंगनी रंग की हैं, बैंगनी, इंडिगो या वॉयलेट रंग की हैं, वो उन सभी में पाया जाता है ज़ैंथोफिल। उन सभी में क्या पाया जाता है? ज़ैंथोफिल पाया जाता है। याद रखना, ज़ैंथोफिल। ठीक है, ये बात आपको एक याद रखनी है। आगे चलते हैं। तो आपको अलग अलग पुष्पों में अलग अलग पंखुड़ियां दिखाई देती होंगी। साथ ही साथ आपने एक पादप के अंदर जो पुष्प है उसमें मेन एक ओवेरी होती है। ये ओवेरी है, अंडाशय। इसे स्त्री केसर कहते हैं, स्टिग्मा, और है ना पुंकेसर, स्टेमेन। पुंकेसर को इंग्लिश में कहते हैं स्टेमेन। और मैंने आपसे एक दिन प्रश्न पूछा था, यदि सेम पुष्प के जो स्टेमेन है, ये मेल वाले पार्ट है, ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये मेल वाले पार्ट, इसी के परागकण इसके वर्तिकाग्र में, स्त्री केसर या अंडाशय में चले जाएं तो इसे कहा जाता है स्वपरागण। याद रखना एक बात, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? टर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। स्वपरागण, स्वपरागण जो प्रक्रिया है, इसमें स्टेमेन से इंपॉर्टेंट प्लांट्स, इंपॉर्टेंट पराग कहां जाते हैं? वर्तिकाग्र में। और वहां पर एक ओवेरी, अंडाशय के अंदर एक भ्रूण, जायगोट का निर्माण होता है, और वो बीज बनता है, पुष्प बनता है, फूल बनता है। फाइनली जब वो फल है उसमें से बीज गिरता है और नए पादप को, इस प्रकार से लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो यदि उसी स्टेमेन में से यदि वर्तिकाग्र में या फिर स्त्री केसर में जाता है स्वपरागण, मान लीजिए एक ही पौधा है, मान लीजिए एक ही पौधा है, उसके दो अलग अलग जगह पुष्प उगे हैं। ऊपर वाले पुष्प से जो पुंकेसर स्टेमेन वाले भाग से परागकण गिरकर उसी पादप के दूसरे पुष्प में गिर जाते हैं, उसकी वर्तिकाग्र में, उसे क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहां पर याद रखना कि जो ये कीट पतंगे, तितलियां, बटरफ्लाई, हमारी मधुमक्खियां और कुछ जानवर क्रॉस पॉलिनेशन करवाने में बहुत मदद करते हैं, और यही जीव जंतु हमारे इस पूरी प्रकृति की जैव विविधता को बनाए हुए हैं। और इसीलिए हमने डेडिकेटेड कई जगह तितली के अभ्यारण्य, मधुमक्खी पालन किया, ताकि यह जैव विविधता में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए। तो आप मुझे बताइए कि भारत का तितली वाला अभ्यारण्य, भारत का तितली का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है? जल्दी से नाम बताइए। मैं राज्य का नाम बता देता हूं, वो कर्नाटका में है। नाम बताइए, लेट मी सी। तो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, एकदम पिक्चर क्लियर है। साथ ही साथ में आपको मैंने एक प्रश्न पूछा है कि तितलियों का अभ्यारण्य किसे कहा जाता है? इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका। देखते हैं कौन बताएगा, लेट मी सी। चलिए बताइए। तो यहां पर आपको पुष्प के बारे में, घंटाकार पुष्प भी होते हैं, कुछ पुष्प ऐसे भी होते हैं जिनको नाइट्रोजन नहीं मिल रहा, तो आसपास के कीट पतंगों को वो दबा लेते हैं, दबोच लेते हैं, और दम घुटने से उन कीट पतंगों की मृत्यु हो जाती है। उनके शरीर में जो नाइट्रोजन है उसका प्रयोग ये नाइट्रोजन को बनाने में करते हैं, प्रोटीन को बनाने में करते हैं। उन्हें कहते हैं पिचर प्लांट, नेपेंथिस, ड्रोसेरा। ये वो प्लांट है जिन्हें कोई भी पुष्प जब जिसको नाइट्रोजन की कमी है तो वो प्रयोग करते हैं। इन्हें बोलते हैं सामान्यतः पिचर प्लांट या कीट भक्षी पादप। नो, साइलेंट वैली इज इन केरला। वहां पर तो एक विशेष प्रकार के झिंगुर पाए जाते हैं जिनकी आवाज आती है, बाकी ये पूरे टाइम साइलेंट रहती है। नो नो नो, साइलेंट वैली इज नॉट द आंसर। बनेरघट्टा, क्या नाम है अभ्यारण्य का? बनेरघट्टा, बनेरघट्टा। पता होना चाहिए था भाई, तितलियों का अभ्यारण्य है तो, है ना। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई बनेरघट्टा पर। चलिए चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो पुंकेसर के देख लीजिए, यहां पर परागकोश बनते हैं, और ये परागकोश इतने हल्के होते हैं कि वायु की सहायता से आसानी से हवा में तैरते रहते हैं। यदि कोई भी मधुमक्खी वगैरह बैठती है, उनके पैरों में लग जाते हैं, मधुमक्खी दूसरे पुष्प पर जाती है, वहां पर ये अंदर डाल देती है वर्तिकाग्र, और फाइनली
जाइगोट का निर्माण होता है, जो कि हुआ है क्रॉस पॉलिनेशन की मदद से, क्योंकि दूसरे पुष्प पर गए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं, अब पता चल गया ना आपको। चलिए, अब दूसरा पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्तिका। वर्तिका वह भाग जहां से, है ना, वर्तिकाग्र होता है जो ऊपर वाला मुख जिसमें परागकण अंदर जाते हैं, वो वर्तिकाग्र कहलाता है। जहां से ये नीचे की तरफ उतरते हैं वो वर्तिका, और फाइनली ये वाला पूरा भाग अंडाशय कहलाता है। और इसी में स्टेमेन, पुंकेसर के परागकण अंदर जाते हैं। देखिए कैसा दिखाई देता है ये, इस प्रकार का। तो क्रॉस सेक्शन देख लीजिए, ऊपर का व्यू देख लीजिए, दोनों ही आंतरिक संरचना में लंबवत काट दिया गया है और अनुप्रस्थ काट, अपर व्यू और साइड व्यू आपको अंदर का दिखलाया गया है ना। बनेरघट्टा, इट इज इन कर्नाटका। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया, गुड गुड, बहुत बढ़िया। लाइक वाइक करते चलो यार, आपने से जितनों ने लाइक नहीं किया प्लीज लाइक इट, है ना। चलिए, तो स्त्री केसर, पुंग केसर, अंडाशय, ये सभी, तो अंडाशय की हमने पूरे पार्ट देख लिए। छोटी छोटी जो गोल संरचनाएं दिखाई देती है इसे बीजांड कहते हैं, याद रखना। हम लोग जब भी, ध्यान से देखिए, अलग अलग पुष्प में 2 अंडाशय लीजिए और अंडाशय को काटकर सुखाने पर बचने के लिए उनका प्रत्यक्ष एक सेक्शन काटकर उसमें जल की बूंद रखिए। तो यहां पर ये जो गोल संरचना दिखाई देती है वो बीजांड कहलाती है। कुछ और पुष्प के अध्ययन करने के लिए, है ना, और भी आप पुष्पों का अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको आज क्लियर हुआ है बाह्य दल, जो पंखुड़ियों को संजोए रखने में, बनाए रखने में मदद करते हैं। पंखुड़ियां, दोस्तों पंखुड़ियों का रंग अलग अलग क्यों होता है, आपको इसके पीछे कारण पता है? विभिन्न प्रकार के कीट पतंगे इन रंगों की प्रति आकर्षित हों, ताकि ये पेड़ पौधे अपना जो डाइवर्सिटी है, जैव विविधता, उसे बनाए रखें। कीट पतंगे आएंगे, आकर्षित होंगे, अपने पैरों के साथ परागकण लेकर जाएंगे, दूर जाएंगे, किसी और में डाल देंगे, और फाइनली इस प्रकार से पेड़ पौधे, है ना। आपने अभी हाल ही में सुना होगा, हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है उसने एक केस दायर किया है, और उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारा फर्स्ट कजिन है, फर्स्ट कजिन, उससे हम शादी नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण, यदि हम अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ ही शादी कर लेते हैं तो बहुत बड़ा विवाद क्या होता है कि हमारे जो जेनेटिक जीन्स हैं वो माता पिता के वही जीन और वही जीन मिलकर वैसी की वैसी संतति बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे गुण वही रह जाएंगे। और इसीलिए हमें किसी और, तो ये जो हम जो सिस्टम देखते हैं ना, एक जो हम लोग प्रथा देखते हैं जिसे बोलते हैं कि भाई आपके गोत्र क्या है। नॉर्मली हिंदूज में ऐसा होता है कि भाई गोत्र क्या है, तो वो गोत्र को सब डिवाइड इसीलिए किया गया है। तो एक इस प्रकार का जो केस आया है, अभी कंट्रोवर्शियल केस है, देखते हैं क्या होगा इसमें, है ना, देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि फर्स्ट कजिन को, है ना। आप में से कितने लोगों ने सुना है ना। तो ये कंट्रोवर्शियल तो है, लेकिन यहां पर मैं आपको वो बात समझाना चाहता हूं कि यदि एक ही पुष्प उसी के उसी में जाते रहेंगे तो बताइए क्या होगा, वैरायटी नहीं आएगी, क्वांटिटी क्वालिटी नहीं आएगी। तो हम, यदि मैं इंडियन हूं और मैं फॉरेनर से शादी करता हूं, थोड़ी हंसी मजाक की बात है, यदि करता हूं तो इंडियन प्रॉपर्टीज और विदेशी की प्रॉपर्टीज मिलकर एक हाई यील्डिंग वैरायटी बनाएगी, बहुत उच्च क्वालिटी की। ऐसा बिल्कुल होता है, ठीक है, ठीक है। तो सगोत्रा विवाह नहीं होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, इन्होंने बड़ी शानदार हिंदी का प्रयोग किया है कि सगोत्रा, एक जैसे गोत्रों में विवाह नहीं होता। ये हिंदुओं में है मान्यताएं, सभी को अपनी स्वतंत्रता है, यही भारत देश है, और स्वतंत्रता की रक्षा करना और अपने अधिकारों का हनन ना हो, इसकी रक्षा करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो रक्षा अपना कर रहा है। यस और नो। चलिए, तो आपको इस प्रकार से सारी बातें, पंखुड़ियां वगैरह, स्त्री केसर, पुंग केसर, सब क्लियर हो गया होगा। पर्णव्रत क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, स्त्री केसर जालिका रूपी शिरा विन्यास, जो फाइब्रस है, राइट, है ना, जो रेशेदार है, उसकी पत्तियां भी वैसी होंगी। बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसला जड़ आपने देख ही लिया, पुंकेसर आपने देख ही लिया, वातपोत्सर्जन, वृक्ष और शिरा, एक एक पॉइंट्स हमको यहां पर कवर हो गए। अब सारा का सारा रिवीजन मोड पर आ जाते हैं।
सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने और शाखाओं के आधार पर शाक, झाड़ी और वृक्ष से किस प्रकार, किसी भी पादप की ऊंचाई कितनी है, तना क्या है और उनकी शाखाओं के आधार पर हम लोग हर्ब्स, श्रब्स और प्लांट में अंतर करते हैं। तने पर पत्तियां, पुष्प और फल पाए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पत्ती में पर्णव्रत और फलक होता है, फलक का मतलब बीच वाला भाग। पत्ती में शिराओं का प्रतिरूप शिरा विन्यास कहलाता है। किस प्रकार की वो लाइनें अंदर हैं, जालिका रूपी भी हो सकती हैं, समानांतर भी हो सकती हैं, पैरेलल भी हो सकती हैं। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जल वाष्प वायु में निष्कासित होती है। आपको पता है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी वायुमंडल में आता है। जहां पर पेड़ पौधे अच्छे होते हैं वहां अच्छी ह्यूमिडिटी, नमी भी रहती है। सारे शॉर्ट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हरी पत्तियों सूर्य के प्रकाश में उपस्थित वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, यह भी पता है आपको। जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करने में जड़ें मदद करती हैं। पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखने और स्थिरक के रूप में जड़ें काम करती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला और रेशेदार जड़, है ना। मूसला और रेशेदार जड़ें इन्हें कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है, जालिका रूपी शिरा विन्यास युक्त पत्तियां पौधों में मूसला जड़। तो ये लाइन आपके एग्जाम में प्रीलिम्स में आ सकती है, ये वाली लाइन कि जो जालिका रूपी है ना, यदि मूसला जड़ है तो जालिका के समान एक क्रॉस सेक्शन वाली होगी, और यदि रेशेदार जड़ें हैं तो उसकी शिराएं समानांतर होंगी, है ना, जिस प्रकार घास में होती है। तो उसमें देखिए रेशेदार जड़ें जैसे घास में नहीं देखी आपने, घास ऐसे लंबी सी घास है तो उसमें ये समानांतर होंगी ये, और जबकि मूसला जड़ें हैं तो उसमें क्रॉस सेक्शन आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा। यस और नो? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया यार, सब कुछ अच्छा लग रहा है आपको तो लाइक वाइक भी करते चला करो यार, है ना। तने तथा जड़ों में पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन और अन्य भाग तक, पता ही आपको, फ्लोएम, जाइलम सब कुछ समझा दिया। पुष्प के विभिन्न भाग, बाह्य दल जो उसकी पंखुड़ियों को बचाए रखने में, पंखुड़ी पैटल जिसे कहते हैं, पुंग केसर स्टेमेन, और स्त्री केसर मतलब जहां पर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो पॉलिनेशन वगैरह सब समझ में आ गया होगा। यस, तो अब निम्न कथनों को ठीक कीजिए। तना मिट्टी से जल और खनिज लवण अवशोषित करता है, तना नहीं जड़ें करती हैं। पत्तियां पौधों को सीधा खड़ा रखती है, पत्तियां नहीं तना खड़ा रखता है। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, बिल्कुल सही बात है, पत्तियों तक तो पहुंचाती है, तो ठीक है लगभग से, है ना। जड़ों से जल पत्तियों तक पहुंचता है तने के माध्यम से। ठीक है, पुष्प में बाह्य दल और पंखुड़ियों की संख्या सदा समान, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ स्पेशल केस में हो भी सकता है लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होगा। यदि किसी पुष्प के बाह्य दल और परस्पर जुड़े हों तो उनकी पंखुड़ियां भी आपस में जुड़ी होंगी? नहीं, पंखुड़ियां बाह्य दल से जुड़ी होती हैं। यदि पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियां परस्पर जुड़ी हैं, आपस में जुड़ी हैं, तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होगा। नहीं भाई, पंखुड़ियों से नहीं जुड़ा होता, वो हमेशा बाह्य दल से जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए ये सब बात क्लियर होगी। ठीक है, ऑप्शन नहीं है बेटा ये सही करने के लिए। क्या बोला है? निम्न कथनों को ठीक करिए। तो हम लोग ठीक कर रहे थे अब तक। ठीक है, तो आपने ज्यादातर पॉइंट्स यहां पर क्लियर कर लिए होंगे। अब आपसे पूछा जा रहा है शिरा विन्यास किसमें पाया जाएगा? तो बिल्कुल गेहूं एक प्रकार की घास है, मक्का एक प्रकार की घास है, घास एक प्रकार की घास है। तो तुलसी में, धनिये में और गुड़हल, इनमें पत्तियां होती हैं और नीचे मूसला जड़ें होती हैं। इसलिए तुलसी, धनिया और गुड़हल में जालिका रूपी शिला विन्यास पाया जाएगा, जबकि गेहूं, मक्का और घास, इनमें समानांतर शिरा विन्यास पाया जाएगा क्योंकि इनमें फाइब्रस रूट्स होंगी। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको मैक्सिमम चीजें कवर हो गई होंगी, है ना, आपको बिल्कुल सारी बातें कवर हो गई होंगी। ठीक है, कुछ प्रश्न है, यदि आपके पास बुक है जरूर आप कवर करना। किस भाग में अंडाशय मिलता है,
ये सभी पॉइंट्स आपको जरूर पता होने चाहिए। ठीक है, तो विभिन्न भागों के नाम हमने देख ही लिए, पुंग केसर, स्त्री केसर, बाह्य दल और पंखुड़ियां, पुष्प के ये 4 भाग होते हैं। तो कितना अच्छा लगा आपको लेक्चर। कल अगला सेक्शन हमने अब तक क्या देख लिया है, हमने 6 चैप्टर देख लिया, 7th भी देख लिया है। नेक्स्ट हम शरीर की गति, सजीव और उनके परिवेश के बारे में कल 2 चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो डेली 11 AM पर आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर दोस्तों आप सभी को नीचे एक कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करना है, एनरोल करना है, अभी का अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है बिल्कुल। RP Sir 10 इस रेफरल कोड का प्रयोग करके आप 6 दिसंबर को अनअकैडमी कॉम्बैट नाम के प्रोग्राम में एनरोल हो सकते हैं, जहां हजारों की संख्या में स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, शायद लाख में भी जा सकती है संख्या। आपका रियल टाइम रैंकिंग का पता चल सकता है। तो RP Sir 10 रेफरल कोड को जरूर अप्लाई कर देना और अभी का भी एनरोल कर लीजिए। अपने आप में जिस प्रकार आप PUBG वगैरह खेलते हैं उस प्रकार का एक गेमिफाइड एग्जाम यहां होने वाला है। 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, राइट। सो माय नेम इज रुद्र गौतम, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आज 4 PM पर जिन्होंने भी मेरा निवार साइक्लोन वाला लेक्चर नहीं देखा है, लाइव में अनअकैडमी पर पढ़ाने वाला हूं, और 8 PM पर दोस्तों मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी को कवर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल 6 से 12वीं तक पढ़ना है। 11th 12th में केवल और केवल आपको कौन सा वाला पार्ट पढ़ना है, 11th और 12th में आपको बायोटेक्नोलॉजी वाला। तो मैं यहां पर सब कुछ करवा ही दूंगा। अब यदि आप एक जेन्युइन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, यूपीएससी के एक सीरियस एस्पायरेंट है और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड हैं, आपका समय भी खराब नहीं होता है उनमें। समय सबसे बड़ी जो है आज की तारीख में आवश्यकता है। तो देखिए यहां पर आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, और इसे डाउनलोड करने के बाद में आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और मेरा वहां रेफरल कोड RP Sir 10 अप्लाई कीजिए। GS के 2 इयर्स के पेपर में आप एनरोल हो सकते हैं। यदि आपको लगता है कि कंप्लीट प्रिपरेशन चाहिए और आपको लगता है कि और भी कुछ मदद हो, तो डेफिनेटली यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे, मैं आपको है ना अप टिल योर लाइफ हमेशा आपकी मदद करता रहूंगा। इफ यू विल यूज दिस रेफरल कोड एज वेल एज मैं आपको मेंटरशिप गाइडेंस समय समय पर देता रहूंगा जब भी आप मुझसे संपर्क करते हैं। तो RP Sir 10 इज माय रेफरल कोड, आप इसकी मदद से एनरोल ले लीजिए और आप एक अपने सफलता में स्काई रॉकेटिंग ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो ऑप्शनल भी कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, डेडिकेटेड ऑप्शनल कोर्सेज हैं, डेडिकेटेड ऑप्शनल के फैकल्टीज हैं, और आइकॉनिक में आपको प्लस वाले तो पूरा फीचर्स है ही, प्लस आपको पर्सनल कोच जो है वो आपको डेडिकेटेड आंसर राइटिंग के इवैल्यूएशन के बारे में बताता है, किस प्रकार से आप बहुत करेक्ट आंसर दे पाएंगे। तो यहां पर आइकॉनिक जैसा सब्सक्रिप्शन कहीं पर नहीं मिलेगा आपको, और इसकी फीस भी हाइक होने वाली है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मुझसे संपर्क कीजिए। आपको कोई भी डाउट है इस रिगार्डिंग कि आप एक सीरियस एस्पायरेंट है एंड यू रियली वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, तो एक बार आप मुझे प्रोफाइल पर विजिट कीजिए रुद्र गौतम पर, और आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आपको मेरे YouTube के सभी लेक्चर्स देखने हैं तो आप नीचे दिए गए एक टाइनी URL पर क्लिक करिए और रुद्र गौतम सर्च कीजिए, और 200 प्लस आपको क्या मिल जाएंगे, 200 प्लस सेक्शंस मिल जाएंगे। RP Sir 10 इज माय रेफरल कोड, जरूर याद रखना। कोई भी कोर्सेज परचेस कर सकते हैं। टुडे इज 3rd दिसंबर, सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। नो, एनवायरमेंट ऑप्शनल के तौर पर होता भी है क्या? एनवायरमेंट एग्जैक्टली ऑप्शनल के तौर पर नहीं होगा बेटा, एनवायरमेंट नाम से कोई शायद ऑप्शनल नहीं है, ठीक है, और मैं ऑप्शनल एनवायरमेंट का नहीं पढ़ाता हूं। तो दोस्तों यहां तक सारी बातें क्लियर है। कुछ भी डाउट हो आप पर्सनली मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैसेज कर दीजिए, डेफिनेटली मैं आपकी ऑल पॉसिबल मदद करता ही करता हूं। सो आई विल स्टॉप हियर टुडे।